सोचिए, एक घनी काली रात है, जोरदार तूफान चल रहा है। 3 दोस्त हैं और उनकी गाड़ी एक बिल्कुल सुनसान सड़क पर खराब हो जाती है। और फिर उन्हें एक ऐसा गांव मिलता है जहां जो भी जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। चलिए आज छांव पर की इसी डरावनी कहानी में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी रात से जहां बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मतलब ऐसा अंधेरा है कि लगता है पेड़ों ने उसे जकड़ रखा है। अमन गाड़ी चला रहा है और साथ में है उसके 2 दोस्त राघव और मीरा। तीनों एक लंबे सफर पर निकले हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये सफर उन्हें एक ऐसी जगह ले जाने वाला है जो किसी नक्शे पर है ही नहीं। और फिर अचानक एक जोर का झटका लगता है और गाड़ी बंद पड़ जाती है। एकदम बीच जंगल में एक सुनसान सी सड़क पर उनका सफर एक झटके में वहीं का वहीं थम जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही अजीब बात होती है। गाड़ी के रुकते ही बारिश भी अचानक से रुक जाती है। पता है कैसा लगा? जैसे किसी ने कोई स्विच बंद कर दिया हो। अब करें तो क्या करें? कोई और चारा ना देखकर तीनों को दूर एक पीली सी रोशनी दिखती है और वो उसी की तरफ पैदल चल पड़ते हैं। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक पुराना सा लकड़ी का बोर्ड दिखाई देता है जिस पे लिखा था छांवपुर। पर जैसे ही वो गांव में कदम रखते हैं, एक अजीब सा मतलब अप्राकृतिक सन्नाटा उनका स्वागत करता है। घर तो हैं, दरवाजे भी हैं, पर कोई इंसान नहीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा गांव रातों रात खाली हो गया हो। और उसी डरावनी खामोशी को तोड़ते हुए गांव में पहली बार उन्हें कोई इंसान दिखता है। एक अजीब सा बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें देखकर लगता है जैसे वो बिल्कुल खाली हो और वो बस एक चेतावनी देता है। वो बूढ़ा आदमी ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस इतना बोलता है, रात यहीं गुजारनी है तो नियम मानने पड़ेंगे। और ये कहकर वो एक दीवार की तरफ इशारा कर देता है जहां रात गुजारने के कुछ नियम लिखे थे। और वो 3 नियम कुछ ऐसे थे। पहला, रात 9 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं जाएगा। दूसरा, अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तो भूलकर भी जवाब मत देना। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा डरावना था, 3 लोग आए हो, सुबह सिर्फ 2 ही जाओगे। ये सुनकर राघव तो जोर से हंस पड़ता है। उसे ये सब बकवास लगता है। पर मीरा, उसका दिल किसी अनहोनी के डर से कांपने लगता है। और देखते ही देखते घड़ी में रात के 9 बज जाते हैं। अब छांवपुर के नियमों की परीक्षा का समय आ गया था। कमरे में एक अजीब सा तनाव फैलने लगता है क्योंकि अब कुछ बहुत गलत होने वाला था। तभी अचानक एक बहुत ही धीमी सरगोशी करती हुई आवाज गूंजती है, मीरा। मीरा तो डर के मारे कांप उठती है, लेकिन उसे दूसरा नियम याद था। वो एकदम चुप रहती है। आवाज फिर से आती है, पर इस बार वो राघव का नाम लेती है और इस आवाज में एक अजीब सी डरावनी हंसी भी थी। राघव, जिसे अब तक ये सब एक मजाक लग रहा था, अब गुस्से में आ जाता है। वो चिल्लाता है, अब मजाक बंद करो, और तय करता है कि जो भी ये हरकत कर रहा है उससे वो बाहर जाकर सबक सिखाएगा। और वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। पर बाहर कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं, सिवाय जमीन पर बने कुछ निशानों के, जो कि नामुमकिन थे। जमीन पर 3 पैरों के निशान थे, जैसे कोई 3 पैरों वाला वहां खड़ा हो। राघव जैसे ही वापस मुड़कर कुछ कहने वाला होता है, अचानक लाइट चली जाती है। सिर्फ एक पल का अंधेरा, और जब रोशनी वापस आती है, राघव वहां नहीं था। वो बस गायब हो चुका था हवा में। और इसी के साथ तीसरा नियम सच हो गया था। उसी दीवार पर जहां वो 3 नियम लिखे थे, अब एक नई लाइन उभर आई थी। अब 2 बचे हैं। जैसे तैसे रात कटती है, सुबह होती है, और अमन और मीरा को लगता है कि शायद वो भयानक सपना अब खत्म हो गया है। पर उन्हें नहीं पता था कि वो एक और भी गहरे और ज्यादा डरावने जाल में फंसने वाले थे। सुबह होते ही गांव बिल्कुल नॉर्मल लगता है। लोग अपने अपने कामों में लगे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। पर सबसे अजीब बात तब होती है जब अमन और मीरा लोगों से राघव के बारे में पूछते हैं। सब एक ही जवाब देते हैं, कौन राघव? ऐसा तो कोई यहां आया ही नहीं। मानो राघव कभी था ही नहीं। अब और भी अजीब होता है, उनकी गाड़ी जो कल रात खराब थी, वो अपने आप स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों फौरन गाड़ी में बैठकर वहां से भागते हैं। पर तभी रेडियो पर एक आवाज आती है जो अमन का नाम पुकारती है। और कुछ ही दूर जाने पर सड़क अचानक खत्म हो जाती है और वो खुद को वापस छांवपुर के उसी साइन बोर्ड के सामने पाते हैं। अब उन्हें समझ आ गया था,
वो एक लूप में, एक चक्र में फंस चुके हैं। अब जाकर छाओपुर का असली मकसद सामने आता है। ये कोई आम गांव नहीं था। यहां से बचने की एक कीमत थी, और वो कीमत बहुत बड़ी थी। एक ऐसी कीमत जो अमन और मीरा दोनों में से किसी एक को चुकानी ही थी। वही बूढ़ा आदमी फिर से उनके सामने आ जाता है, और इस बार वो सब कुछ साफ साफ बताता है। वो कहता है, छाओपुर कोई जगह नहीं है, ये एक हिसाब है, एक ऐसा श्राप जो अपना कर्ज हर हाल में वसूलता है। और फिर दीवार पर कुछ नए अंतिम नियम उभर आते हैं। नियम साफ थे, यहाँ से बचने के लिए एक को बलिदान देना होगा, एक को यहीं इसी गांव में रहकर इस कहानी का हिस्सा बनना होगा, ताकि जो दूसरा बचे वो इस कहानी को बाहर की दुनिया तक ले जा सके। ये पढ़ते ही अमन सब कुछ समझ आता है। वो मीरा को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला कर लेता है। वो मीरा से कहता है, तू जा, कहानी तेरे साथ जाएगी। और ये कहकर वो रात के अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाता है। मीरा वहां से बच तो निकलती है, पर कहानियां खत्म नहीं होती। सच तो ये है कि कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो अब शुरू होता है, क्योंकि ये कहानी अब सिर्फ अमन, राघव और मीरा की नहीं रही। ये अब अतीत से निकलकर हमारे आज में आ चुकी है। मीरा का बचना उस श्राप का अंत नहीं था, वो तो बस एक जरिया थी उस कहानी को, उस श्राप को आगे बढ़ाने का। और आज ये कहानी सुनने वाले हर इंसान तक पहुंच चुकी है। तो चलिए आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। छाओपुर अब सिर्फ एक गांव का नाम नहीं है, वो एक कहानी है। और कहते हैं, कोई भी कहानी तब तक जिंदा रहती है जब तक कोई उसे सुनता है। तो क्या इस कहानी को सुनकर इसे सुनने वाला भी अब इस कहानी का एक हिस्सा बन गया है?